का टॉपिक। आयशा जी मैम। जी जी डॉक्टर आयशा बताइए, ऑडिट से रिलेटेड आप हमें प्रेजेंट कर रही हैं या दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन और यू जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू डू इट? मैम जैसे आप कैन प्रेजेंट तो इसमें कि आप नहीं, फिर कुछ आपकी देंगी। आपकी क्या मतलब प्रिपरेशन आपने किस लिहाज से प्रिपेयर इसको किया हुआ है, और या सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर सेशन है? मैम अगर आप कोई देती हैं कि इस पे ऑडिट कंडक्ट करें, कैसे करेंगे उस तरह भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर सेशंस जैसे आप करती हैं तो। बट व्हाट वाज मैम इन आप योर प्लीज माइंड? पढ़ा दें, या जिस तरह से उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें कोई आइडिया नहीं है ऑडिट हाँ, का। बेसिकली प्लीज, ऑडिट चूंकि लेकिन ये वो चीज है जो हम या हाउ टू अटेम्प्ट। कर ही रहे होते हैं अपने सेटअप्स में इन सम वे और अदर। ये किसी ना किसी तरीके से, जैसे कोई इंक्वायरी रिपोर्ट्स, हम तो इसको सिंपली इंक्वायरी का ही नाम देते हैं, बट बेसिकली दैट इज अ क्लिनिकल ऑडिट। लेकिन यूजुअली जो हम ऑडिट अपने सेटअप्स में कर रहे होते हैं, या एक चीज को हमने फर्ज किया, इंक्वायर किया, या उसकी सारी हमने इंक्वायरी कंडक्ट की, जो टाइम टू टाइम मेरा ख्याल है हर सेटअप में हर एक को एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत इसका होगा ही। इसको अगर हम ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में अगर हम बताएं तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्लिनिकल ऑडिट। तो क्लिनिकल ऑडिट से रिलेटेड आप लोगों के अपने कंसेप्ट्स क्या हैं? फर्स्ट लेट मी नो दैट आपके अपने जहन में क्लिनिकल ऑडिट से क्या चीजें आपके जहन में आती हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए। बेसिकली इसमें जब आप क्लिनिकल ऑडिट आपको दिया जाता है क्वेश्चन, दिस मे बी रिलेटेड विथ सम कम्युनिटी इश्यूज, या फिर ये कोई सिंगल एक आइसोलेटेड इवेंट भी हो सकता है। तो इसमें जो है वो एक सिंगल इवेंट से रिलेटेड भी ऑडिट हो सकता है, और ये एक कलेक्टिव ऑडिट भी हो सकता है। कलेक्टिव ऑडिट मतलब ये कि इसमें फर्ज किया आपके सेटअप में सिजेरियन सेक्शन रेट जो है वो 50% है, आप इसका ऑडिट करें, ठीक है ना, ये भी एक चीज है। या फिर ये कि मेलिग्नेंसी, गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज आर ऑन, या इसमें जो उनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं मल्टीपल पेशेंट से रिलेटेड। क्योंकि ये जो ओवरऑल जो क्लिनिकल ऑडिट होता है उसमें एक तो एक आइसोलेटेड इवेंट की बात जो मैंने की कि एक सिंगल मिसहैप हुआ और आपने उसको सारा इंक्वायर किया। सेकेंडली चीज, जो मल्टीपल पेशेंट से रिलेटेड कोई हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, या जिसमें हमने एक ओवरऑल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं। जैसे आपके रिपीटेडली जो है वो फीटल डिस्ट्रेस बहुत हो रही होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर अगर बहुत हो रही है, या पेशेंट्स की कंप्लेन रिपीटेडली आ रही हैं, या जैसे मतलब इस तरह की किसी भी चीज से रिलेटेड ऑडिट आपको करने को कहा जा सकता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स होते हैं। अब जो ऑडिट है जिसमें बेसिकली एक कलेक्टिव इशू आप डिस्कस कर रहे होते हो, जैसे सिजेरियन सेक्शन की ही हम फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, तो ये वो ऑडिट होगा जो कि जिसमें हमने सारा ये देखना है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। आपने रिव्यू करना है अपने सारे केसेस को, सिजेरियन सेक्शन के केसेस को, और इसमें बेसिकली आप यू गो बैक, इधर यू गो बैक और यू गो फॉरवर्ड, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। गोइंग बैक इज रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस एंड गोइंग फॉरवर्ड इज प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। अब इसमें आपका एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि आपके डिपार्टमेंट में सिजेरियन सेक्शन इज अप टू 50% या 60% इतना हो रहा है। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट इतना हाई हो गया। और ऑडिट में एक चीज याद रखें कि हम किसी सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहे होते, हमने ये सिर्फ देखना होता है कि हमारे जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारे जो सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज तो नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं बेसिकली। तो इसमें जो है वो आपने सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, जो एक ऑडिट एनालिसिस की, क्लिनिकल ऑडिट की जो पहली चीज होती है। फिर उसमें वो ग्रुप ऑफ पेशेंट और उनका प्रॉब्लम, जैसे सिजेरियन सेक्शन रेज हो गया। उसके बाद ये है कि अब आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। एनालिसिस, किसी भी चीज के एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले कुछ डेटा चाहिए होता है, जो हमने रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव की बात कर ली।
रेट्रोस्पेक्टिव जाने में आप एक थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें एनालाइज कर सकती हो, लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ दफा जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन में इश्यू आ सकता है, डेटा कलेक्शन में इश्यू आ सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ना हो रही हों, वो चीजें उसमें वेरिएबल्स कंफाउंडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वो शॉर्ट टाइम में हमें डेटा तो मिल जाएगा लेकिन वो इनकम्प्लीट होगा, बायस्ड डेटा होगा। लेकिन अगर हम प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस पे जाते हैं तो सॉरी, एनालिसिस वो है जिसमें अब हमने आगे कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से, इसमें आप या तो टाइम पीरियड सेट करते हो, दिस इज जस्ट लाइक कि जो आप सिनॉप्सिस राइटिंग और अपनी डेजर्टेशन राइटिंग में करते हो कि या तो आप टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं या आप अपना सैंपल साइज फिक्स कर लेते हैं। यानी आप कोई 500 मरीजों को सिलेक्ट कर लें कि मैंने 500 मरीजों पे देखना है रैंडमली जो कमिंग इन द लेबर, उनमें कितनों का सिजेरियन सेक्शन हुआ और कितनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई। या आप ये भी कर सकते हैं कि 6 महीने में कितने पेशेंट्स का सेक्शन हुआ और कितने पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये तो आपने एक सैंपल साइज या सैंपल जो डेटा कलेक्शन है वो उसको आपने सेट कर लिया। उसके बाद आपने पेशेंट सिलेक्शन करनी है। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम सिजेरियन सेक्शन की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, इसमें आपने रैंडमली सारे पेशेंट्स को ही लेना है क्योंकि इसमें आपने ओवरऑल इंडिकेशंस को बाद में एनालाइज करना है, तो उसमें कोई ऐसा एक्सक्लूडिंग फैक्टर नहीं होगा। So all the patients undergoing birth process will be analyzed and will be included in that study. Basically, this is just like conducting research work. लेकिन रिसर्च और ऑडिट में ये फर्क होता है कि रिसर्च में आप एक हाइपोथेसिस के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। यू सेट अ हाइपोथेसिस और फिर उसके बाद आप उस पे उसको या प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं। लेकिन जो ऑडिट होता है उसमें आपके पास एक क्लिनिकल प्रॉब्लम मौजूद है, आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड रियलिटी मौजूद है जिसको आप प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं और उसमें होने वाली खामियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो आफ्टर कलेक्शन ऑफ दैट सैंपल, अब वो जो आपने या नंबर ऑफ पेशेंट सिलेक्ट किया या ड्यूरेशन ऑफ दैट स्टडी आपने सिलेक्ट किया, तो उसमें होने वाले जितने पेशेंट्स हैं, जितने सेक्शंस हुए, जितनी नॉर्मल डिलीवरी हुई, उनका आपने परफॉर्मा डिजाइन किया और उसको भर लिया एज लाइक योर फॉर डेजर्टेशन। फिर आप इस आपने सारा ये स्टडी कंडक्ट कर ली, ये सारे परफॉर्मांस आपने भर दिए इधर फॉर द ड्यूरेशन और फॉर द ग्रुप ऑफ पेशेंट। फिर आप उनका डेटा एनालाइज करते हो। अब डेटा एनालाइज करने के बाद जो दूसरी स्टेज होती है, आपने रिजल्ट्स को निकालना होता है कि इसमें आपके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके क्या आते हैं। रिजल्ट्स के हिसाब से आपकी कंक्लूजन है। सपोज इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने स्टडी की जिसमें हमने कोई 1000 को पेशेंट देख लिए, 1000 पेशेंट्स में जो 600 का सेक्शन हुआ और 400 का नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब 600 के जिनके सेक्शन हुए उनमें कितनों का सिजेरियन किस रीजन के लिए, किस रीजन के लिए हुआ, इंडिकेशंस। तो ये उस रिजल्ट्स की मजीद आगे से डायसेक्शन होगी, यानी रिजल्ट्स के ऊपर आप देखोगे कि इनमें अवॉइडेबल रीजंस फॉर डूइंग सिजेरियन सेक्शन क्या थी। जैसे फर्ज किया फेल्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर को ही आप ले लो या फीटल डिस्ट्रेस को ही ले लो, ये दो तो ज्यादा एक्यूट इंडिकेशंस बन जाती हैं फॉर इमरजेंसी सेक्शंस रादर। तो फिर आप उन दो इंडिकेशंस को कि हमने ये देखा कि ज्यादातर जो कंडीशंस आ रही हैं, ज्यादातर जो इंडिकेशंस हमारे सामने आई, सिजेरियन सेक्शन ज्यादा डेफिनेटली साबित हो गया हमारी इस एवेल्युएशन के बाद के ज्यादातर का वाकई सेक्शन हो रहा है। हमने उसके रिजल्ट्स को देखा तो ज्यादातर के सिजेरियन फेल्ड प्रोग्रेस या फीटल डिस्ट्रेस के लिए हो रहे थे। अब जब हम इसका मजीद डेटा एनालिसिस करते हैं या समझो उसकी मजीद डायसेक्शन करते हैं, तो इसमें जब डायसेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फेल्ड प्रोग्रेस के जितने सेक्शन थे, वो पेशेंट 1 घंटे के लिए प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमने उसका सेक्शन कर दिया, या 2 घंटे प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमने सेक्शन कर दिया, या फीटल डिस्ट्रेस में सिर्फ 1 दफा उसकी नॉन रिएक्टिव सीटीजी हुई तो हमने सेक्शन कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, what are your standard protocols and what are your
व्हाट आर योर गाइडलाइंस। अब उसके बाद जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि इसमें, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया जब उन फील्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर वालों को हम डिटेल में देखा, तो उसमें हमें ये पता चला कि इसमें फील्ड प्रोग्रेस को हम अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड क्राइटेरिया एंड डिफाइंड गाइडलाइंस हम नहीं जा रहे। वी आर डूइंग एन अर्ली सिजेरियन सेक्शंस फॉर फील्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, क्योंकि फील्ड प्रोग्रेस की फिर आगे से मजीद कॉजेज आ जाती हैं, जैसे क्या ये इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से था, या ये कोई फीटल पोजीशन की वजह से था, या ये कोई पेल्विक प्रॉब्लम की वजह से था, तो आगे से वो है। अब इनमें अवॉइडेबल फैक्टर क्या है? अवॉइडेबल फैक्टर इज डेफिनेटली द इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड टू सम एक्सटेंट द फीटल मेल पोजीशन, जैसे कोई ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन या ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। फिर हमने ये देखा कि ये जो मेल पोजीशन, क्या हमने ये जो इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन वालों का सेक्शन किया कि फील्ड प्रोग्रेस नहीं हुई 1-2 घंटे के लिए सेक्शन कर दो, क्या इसमें हमने ऑगमेंटेशन की? अब ये गाइडलाइन की बात आ जाएगी इसमें कि हाउ वी एडहियर टू दोज गाइडलाइंस। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कहती हैं वो क्या कहती हैं, क्या हम उनके मुताबिक गए, क्या हमने इन पेशेंट्स को ऑगमेंट किया, या जो फीटल मेल पोजीशन वाली चीज थी क्या हमने वहां पे हमने कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने की कोशिश की या नहीं की, उन केसेस में जिनमें हम कर सकते थे। उसके स्टेशन के हिसाब से और डायलिटेशन के हिसाब से अगर वो केस बनता था कि इसमें हम कर सकते, तो क्या हमने किया या नहीं किया। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का बहुत नीचे चले जाना और सिजेरियन सेक्शन का ऊपर चले जाना, ये इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज की स्किल्स आपके स्टाफ में नहीं है। और अगर वो नहीं है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं कर रहे, उनको हम क्लिनिकल स्किल्स नहीं सिखा रहे एज रिगार्ड टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। और दूसरी चीज ये कि दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली होती है कि अब चूंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ज्यादा कॉमन इंडिकेशन सिजेरियन सेक्शन की है, फील्ड प्रोग्रेस और फीटल डिस्ट्रेस, या फील्ड प्रोग्रेस की आगे से हमने मजीद उसमें डिवाइड कर दिया, तो क्या उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम या हमारे पास कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनी हुई डिस्प्ले हुई है या नहीं है? बिकॉज इन आवर सेटअप्स, बल्कि इन एवरी सेटअप इन द वर्ल्ड ऑल्सो, वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये डिसीजन हमारे जूनियर से ज्यादा कर रहे होते हैं? तो और क्या इसके लिए सीनियर कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता? तो वो हमने एक एरर आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसमें हमने प्रॉपर गाइडलाइन अपने डिपार्टमेंट में नहीं लगाई कि अगर फेल्ड प्रोग्रेस हो जाए तो उसकी आइडेंटिफाई द रीजन, और अगर उसमें इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले आप उसको ऑगमेंट करें लेबर को, तो ये उसका है। या अगर फीटल मेल पोजीशन है तो गिव टाइम, क्योंकि वो रेक्टिफाई हो जाती है विद एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सम टाइम वो इन अ वे इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड होती हैं कि इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी फीटल मेल पोजीशन कर सकती है। तो ये तो हो गई ये चीजें कि इसमें हमने एक तो उसको वो देखा कि इसमें जो था क्या वजह थी, तो हमने इसको पहले हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने अपना डिजाइन किया कि इसको हमने इस ऑडिट को कैसे करना है, और उस डिजाइनिंग में शामिल है कि आप उसको जो है वो उसका सैंपल साइज कलेक्ट करें या सैंपल जो स्टडी ड्यूरेशन है उसको करें, प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव वो करना है आपने एक मीटिंग भी कॉल करनी होती है जो क्लिनिकल ऑडिट है उससे रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने सेक्शन रेट को रिवाइज करना है कि ये कंसर्न इशू ऑफ कंसर्न है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया या पेशेंट की तरफ से आई कोई कंप्लेन कि हर पेशेंट का सेक्शन हो जाता है। यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स में वो सारे लोग जो कि आपके लेबर वार्ड में काम करते हैं, जिसमें स्टाफें भी शामिल हैं, जिसमें सारी आपकी सीनियर जूनियर जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी शामिल है, उनसे आप बात करते हो, उनके व्यू पॉइंट सुनते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर आपने उसको डिजाइन किया, आपने अपने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को रिव्यू किया। अब ये जो जहाँ पे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और ये सब चीजें, एक तो ये कि क्या आपने अपने स्टाफ के साथ कभी इस चीज के बारे में डिस्कस किया
क्योंकि देखो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कशन टाइम टू टाइम, डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, टू रिव्यू ऑल दीज थिंग्स। डेटा रिव्यू जो अमूमन डिपार्टमेंट्स में होता है, जो ऑडिट रिव्यू होता है, वो इसी मकसद के लिए होता है, टू रिव्यू योर क्लिनिकल परफॉर्मेंस के वेयर वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो उसके बाद फिर इसमें आज आपने फिर अपने वो सारा कुछ आपने देख लिया, फिर आपने ये भी देखना होता है इसमें एक चीज के आपने मैम एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहले जी बेटा मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। इसमें फिर ये भी देखना है कि क्या पहले कभी इस बारे में पहले कोई कंसर्न शो हुआ किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, या जैसे होता है कि कभी किसी पेशेंट ने पहले कभी कंप्लेन की, क्या पहले इस सिलसिले में कोई ऑडिट हुआ, उसकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस क्या थी। क्योंकि जब भी आप ऑडिट करते हो तो उसको री ऑडिट करना भी जरूरी होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो कोई सेकंड या थर्ड ऑडिट है, तो इसलिए जो है वो आपने ये भी देखना होता है। फिर आपने अपनी सारी जो डेटा के साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस चेक कर ली, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है वो आपने चेक कर ली। उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपने रिजल्ट बना लिए, रिजल्ट की बुनियाद पे आपने अपनी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये चीज आती है कि वंस यू हैव अचीव द रिजल्ट और आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर ली कि ये इसलिए हो रहा है, ये सेक्शन रेट इसलिए ज्यादा हो रहा है कि ज्यादातर हमारा जूनियर स्टाफ करता है, एंड विदाउट वेटिंग फॉर मच, सपोज हम सिर्फ इसको फील्ड प्रोग्रेस के लिए हम करते हैं कि उनकी फील्ड प्रोग्रेस की डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन या उनका डायग्नोसिस इज एट फॉल्ट and they are basically not following the standard protocols which you have already set in your department, and if not it's a strong, you will strongly recommend कि इसमें standard guidelines बनाई जाएं ताकि फिर आपके डिपार्टमेंट का टॉप से लेके बॉटम तक का हर स्टाफ मेंबर जो है उसको पता हो कि इस केस में मैंने क्या करना है, and where the things are different from those guidelines, जहां पे कुछ बात होती हैं जो थोड़ा सा आपकी रूटीन से हटके होते हैं, वहां पे दे हैव टू इन्वॉल्व देयर सीनियर कंसल्टेंट्स, क्योंकि कभी कभी बार दफा ये कंसल्टेंट बेस्ड डिसीजंस भी होते हैं वेयर द गाइडलाइंस डोंट गिव यू आंसर, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, तो वहां पे आपने ये करना होता है। अब इसके बाद ये तो आपने रिकमेंडेशन करनी कि हमने इस पेशेंट की ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनके सेक्शंस हो रहे हैं, हमारा एम और टारगेट ये है कि हम इसको नीचे लेके आए। अब नीचे लाने के लिए आपने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे दी और उसके बाद आपने ये उसमें आपने बता दिया सारा कुछ। अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमने इस परफॉर्मेंस को, यानी ये जो सारा जो आपने क्लिनिकल ऑडिट्स के बेस पे ड्रॉ की रिकमेंडेशन के अब हमने ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको इस तरीके से हमने रेक्टिफाई करना है, तो उसमें आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिव्यू मीन कि इसमें हम क्या उन गाइडलाइंस को या जो रिकमेंडेशंस पहले ऑडिट पे हुई क्या हम उसको एडहियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको करने ये बेसिकली ये है कि जो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लिनिकल ऑडिट्स का, चाहे वो सिंगल इवेंट हो चाहे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उस इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करें। इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये इम्प्रूवमेंट सस्टेन करनी चाहिए, ऑन गोइंग होनी चाहिए। उसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक करने के लिए आप उसका री ऑडिट करते हो कुछ अरसे के बाद। सपोज आप इसी में दोबारा से आप इसको रिव्यू करते हो आफ्टर 3 months, अगर आपके टारगेट अचीव हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी जो गाइडलाइंस या जो आपने रिकमेंडेशन दी उन पे प्रैक्टिकली वो है चल रहा है। बट इफ नॉट देन यू हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल अगेन, यानी आप दोबारा से ये देखोगे कि ये इम्प्रूवमेंट जो हमने जिसके लिए सजेशंस दी, जिसके लिए हमने रिकमेंडेशंस दी 3 महीने पहले, वो अभी तक क्यों नहीं हो सकी। क्या उसमें ज्यादातर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं होते। देखो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे हो रहा हो चाहे वो किसी सिंगल प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम हो। इसमें ज्यादातर हमारे सिस्टम प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी चीजें उस तरह से स्ट्रीमलाइन एक सर्कल में नहीं चल रही होती।
कहीं ना कहीं पे बैरियर्स जरूर होते हैं। वो बैरियर्स जो हैं वो उस पेशेंट की जो इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी होती है, हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी है, वो उसमें रुकावट बन जाते हैं। तो हमने उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, इवन इन द री ऑडिट एंड अगेन री ऑडिट, ये सब चीजें, ये सर्कल चलता रहता है टिल द टाइम यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स, एंड वंस द टारगेट्स आर अचीव, फिर आप इसको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहते हैं। ठीक है, ये तो था जो हमने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट पे किया। अब जो चीज आती है कि हमने इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम इसको जरा टेक ऑन कर लेते हैं, बाकी हम जो सिंगल इवेंट का ऑडिट है वो फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी क्वेश्चंस बताइए, कोई किसी के ज़हन में हो तो। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी मैम वाइस जैसे मैम। उन्होंने ना हमें कहा, मतलब हमने एक वर्कशॉप अटेंड की, उसमें उन्होंने कहा कि आपने ना पोस्टनेटल आउटकम के ऊपर करना है, ऑडिट करना है। तो मैम ठीक है। जैसे अभी आपने बताया कि ऑडिट का ये होता है कि ऑडिट के आइडेंटिफाई करो, आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, फिर आप उसको कंपेयर करें, इम्प्लीमेंट चेंजेस करें और ये ऑडिट करें, मतलब वो साइकिल के सारे पॉइंट्स होते हैं। मैम मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमने उसको कैसे बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर पोस्टनेटल आउटकम है तो मतलब फॉर एग्जांपल सिजेरियन के थ्रू हुआ है, डिलीवरी के थ्रू हुआ है, तो वो बच्चा बेसिकली एनआईसीयू में गया है पोस्टनेटल या में तो सारे ही आ जाएंगे, और पोस्टनेटल आउटकम का मतलब ये है कि कितने पेशेंट्स में पोस्टनेटल कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई। ठीक है ना, पोस्टनेटल आउटकम मतलब ये एक बड़ा नॉन स्पेसिफिक सा वैसे टॉपिक है, लेकिन ये ओवरऑल वैसे ही कि आपके पोस्टनेटल पेशेंट चाहे वो डिलीवरी के बाद हैं चाहे, क्योंकि अब देखो डिलीवरी के बाद और जो सेक्शन के बाद का पोस्टनेटल आउटकम है उसमें डेफिनेटली कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पोस्टनेटल आउटकम आफ्टर सिजेरियन सेक्शंस के कुछ अपने स्पेसिफिक इश्यूज हैं। सो बोथ ऑफ द ग्रुप्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब लेकिन ये है कि आपको ये पता है कि सिजेरियन सेक्शन वाले पोस्टनेटल पेशेंट्स का ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप चेक करते हैं, ये चीजें हैं जो आपकी बेसिकली अचीवेबल टारगेट्स हैं कि एक सेक्शन के बाद का जो पेशेंट है वो कितनी देर में मोबिलाइज हो जाना चाहिए, कितनी देर में उसका एनपीओ खत्म हो जाना चाहिए, कितनी देर हम उसको आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्री या पोस्ट ऑपरेटिवली कितनी देते हैं। दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन इंडिकेशंस। इमरजेंसी और इलेक्टिव में फर्क हो जाता है और उसकी इंडिकेशन पे भी। फिर उसके बाद उसको डाइट वगैरह, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब चीजें, और उसके अलावा उसकी मोबिलाइजेशन है, उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन बेसिकली इन्वोल्यूशन है, उससे रिलेटेड ये सब चीजें उसके पोस्टनेटल केयर में आएंगी। उसका आपका स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड जो है वो आपके डिपार्टमेंट में क्या है, या हाउ टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स इन द पोस्टपार्टम पीरियड फॉर सिजेरियन सेक्शन एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अब नॉर्मल डिलीवरी का और चूंकि सिजेरियन सेक्शन के बाद वाला पोस्टनेटल फॉलोअप और पोस्टनेटल केयर फर्क होती है, ये भी फर्क होती है, और उनके स्टैंडर्ड्स भी फर्क होते हैं, उनमें अचीवेबल टारगेट्स भी फर्क होते हैं। तो इस वजह से ये जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें थोड़े से वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। एनीवे, अगर आप इसको कलेक्टिवली भी लें तो आपका स्टैंडर्ड क्या है, इसमें बेसिकली आपने बताने हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ केयर उसमें क्या होते हैं, या उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, क्योंकि ये आपका वो है जिसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं मिली, जिसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा शो नहीं। जैसे अगर फर्ज किया इसमें कोई ये वाली चीज शामिल होती है कि आपके जो पोस्ट डिलीवरी पेशेंट्स हैं उनमें काफी ज्यादा जो है वो पोस्टपार्टम पीपीएच उसमें चले जाते हैं, तो इसका आप ऑडिट करें। लेकिन ये तो एक जनरल केयर के बारे में है ऑडिट। अब ऑडिट जो है इसमें आपने फिर उसके बेसिकली कंपोनेंट्स बताने होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपोनेंट्स ये हैं, उसमें उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं। अब हमने जो इंफॉर्मेशन इसमें गैदर करनी है वो ये कि आपके कितने पेशेंट डिलीवर हुए, कितने पेशेंट सेक्शन हुए, उनमें कितनों में ये सेक्शन वाले पेशेंट में ये, क्योंकि उसमें वोन इन्फेक्शन डेफिनेटली एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें पेशेंट की इमोबिलिटी की वजह से और प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उसकी कुछ अपनी सेट कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नॉर्मल डिलीवरी के जितने पेशेंट्स हुए उनमें कितनों में पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ, कितनों की एपिजोटमी जिनकी हुई उनमें एपिजोटमी इनफैक्ट कितनों में हुई,
ब्रेस्ट फीडिंग, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कितना में हुई, आपने ये वाली सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना है। अब ये डेटा रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है कि अब पिछले 6 महीने में जितने पेशेंट डिलीवर हुए या सेक्शन हुए वो आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है बेसिकली, कि आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए या इंफॉर्मेशन गैदरिंग कह लो या उसमें डेटा कलेक्शन कह लो। डेटा कलेक्शन बेसिकली इज अ प्रॉपर वर्ड। तो डेटा कलेक्शन आपने किया, फिर उस पर आपने ये देखा कि ये जो सिजेरियन सेक्शन वाले पेशेंट थे इनमें कम अज कम 15 से 20% में तो सेक्शन जो वुंड इन्फेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। तो आपके ऑडिट में ये चीज आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है। या नॉर्मल डिलीवरी वाले जो पेशेंट हैं उनमें ज्यादातर में 10% में पीपीएच होता है, मोर देन एवरेज, क्योंकि पीपीएच की को बाय डेफिनेशन फिर आप देखोगे कि इनमें नॉर्मल डिलीवरी वालों में 500 से ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पीपीएच। वो आपने क्वांटिफाई कैसे किया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आएंगी। तो इसके बाद कंपोनेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, देन डेटा कलेक्शन, देन द जो आपने रिजल्ट्स उसको वो किए, वो ये इसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है जैसे हमने अभी सारा डिस्कस किया। इसको अटेम्प्ट करने का भी यही तरीका होगा, ठीक है, आपने इसी तरह से बताना है। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन इन बिटवीन, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज जो एग्जामिनर जो की में है और जो आप नहीं बता पा रही हो। बाज दफा ऑडिट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो पूछना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये तो देखो एक वेग सी चीज है ना कि इसमें पोस्ट पार्टम पेशेंट्स का आपने इस बारे में ऑडिट करना है। नथिंग हैज बीन एक्सप्लेन, नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड। उसमें आप ऑडिट क्या कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कर रहे हो या पोस्ट ऑप या पोस्टनेटल रिकवरी के बारे में कर रहे हो या क्या कर रहे हो, नो वन नोज। तो इसलिए जो है वो आपने इसमें सारी ही चीजें शामिल करनी है। जहां पे ओपन एंडेड ऑडिट होता है वो फिर उसमें आप सारी चीजें शामिल करते हो। और अगर फर्ज किया कोई चीज रह गई है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे वो सवाल पूछ ले, आप फिर उसके सकते हो। लेकिन ये चीज अपने जहन में रखो कि ये वही चीज है जैसे हम कोई इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। आपके पेशेंट को बार बार जो है वो जो है उसमें हो रहा है ये पीपीएच ज्यादा हो रहा है पेशेंट्स को, तो आपने ये भी तो आइडेंटिफाई करना है क्यों। तो इसलिए जो है वो ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट्स की आप जो पोस्ट बेसिकली पेशेंट को आप डिलीवरी होते ही आप उसको वार्ड में भिजवा देते हो। पेशेंट यूरिन नहीं कर पाता, ब्लैडर फुल है, आपने पेशेंट को पोस्टमार्टम ऑक्सीटोसिक एजेंट्स नहीं दिए या ड्रिप में कोई प्रॉब्लम हो गया, एंड देयर कैन बी मेनी थिंग्स फॉर द पीपीएच। या आप उसको रूटीन में उसका जो है वो सर्वाइकल या वेजाइनल टियर चेक नहीं करते हो, विच इज मैंडेटरी आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। ये हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने कुछ रूटीन में देखनी है। और इसमें आपकी गाइडलाइन क्या कहती हैं कि एट बर्थ, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द प्लेसेंटा, व्हाट थिंग्स नीड टू बी चेक्ड। आपने क्या उसके मुताबिक किया। व्हाट इज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, डू यू फॉलो इट। और दूसरी, और उसमें जो सारी चीजें हैं जो पीपीएच की प्रिवेंशन के लिए होती हैं, जो उसके 4 T's की आइडेंटिफिकेशन है, वो अगर आपने नहीं चेक किया तो डेफिनेटली फिर पेशेंट तो पीपीएच में जा सकता है, इसीलिए आपके पीपीएच ज्यादा हो रहे हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर पीपीएच ज्यादा हुआ तो उस केस में आपने फिर इस तरह से करना है। बट अगेन द बेसिक प्रिंसिपल्स विल रिमेन द सेम, कि उसमें बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं आपने उनके अराउंड ही चलना है, उसके साथ ही आपने चलना है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेरी, मेरा ख्याल है ये मैडम एक क्वेश्चन है मैम, इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑडिट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। बेसिकली कंपोनेंट्स ये हैं कि इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं कि क्या क्या चीजें आपने जरूरी कवर करनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है ना, ये बेसिकली अब जैसे आप इसमें बाद दफा ये भी होता है कि स्टेजेस ऑफ क्या हैं। जो स्टेजेस होती हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स में ही आ जाती हैं कि स्टेजेस या कंपोनेंट्स हो। जरूरी नहीं कि आप कंपोनेंट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है, कंपोनेंट है कि उसके क्या क्या चीजें हैं जो आपने जरूरी कवर करनी है। बेसिक प्रिंसिपल में ये है कि आपके पास से बेसिक इंफॉर्मेशन सारी हो, आपने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलें, आप इसमें ऑडिट रिव्यू मीटिंग जरूर करें, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनके साथ मीटिंग करनी है। आपने इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं करनी। अब ये कंपोनेंट नहीं है बट बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें ब्लेम गेम कोई नहीं
D, you identify the errors in the system, organization or in the infrastructure. और फिर उसके बाद आप किसी को हरेस नहीं करते, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, बट रादर यू ट्राई टू चेंज द सिस्टम, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स, यू ट्राई टू फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस, ताकि आपकी जो फंक्शनिंग है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ही लाइन पे चले, एक ही स्टैंडर्ड पे चले। बेसिकली उसमें जो बहुत बड़ा मसला होता है ना कि उसमें बाज दफा हम कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इन सम प्रॉब्लम्स, तो हमारी जो है ना वो उसमें बेसिकली उनकी तरफ से भी रिपैट्रिएशन रिएक्शंस की का भी हमें सामना करना पड़ता है। बट अगेन यू हैव टू स्टिक ऑन टू दोस प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ये वो चीजें हैं जिन रूल्स पे आपने चलना है, यानी रूल्स ऑफ द ट्रेड। जो कंपोनेंट्स हैं वो ये कि ये वाली चीज आपने जरूर करनी है, ये जरूर करनी है, ये जरूर करनी है। ये जैसे डेटा कलेक्शन एक कंपोनेंट है, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टॉपिक इज अ कंपोनेंट, रिजल्ट एनालिसिस इज अ कंपोनेंट, और उसके अलावा जो कंक्लूजन या जो रिकमेंडेशंस ड्रॉ करना है इज अ कंपोनेंट, री ऑडिट इज अ कंपोनेंट। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स में सस्टेन, आपका प्रिंसिपल है कि आप इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करोगे, आप इम्प्रूवमेंट करोगे, और इसके अलावा आपने जो है वो सबको एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम होते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है जो इनएविटेबल है, जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जैसे आप वीबैक की ट्रायल दे रहे हो, वीबैक है, उसमें एक रिकमेंडेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसमें यूट्राइन रप्चर तो है ही है। उसके बारे में क्या आपने पेशेंट्स को ब्रीफ किया, आपने अपने स्टाफ के साथ डिस्कस किया, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया, आपने पेशेंट को क्लियर वर्ड्स में बता दिया, फिर आपने पेशेंट सिलेक्ट किया। रैंडमली आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करते हो, अच्छा इसको ट्रायल दे दो, इसका सेक्शन कर दो। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके पूरे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम एबल टू कन्विंस यू कि इस पे ये बेसिक प्रिंसिपल्स और उसमें क्या फर्क है। लेकिन बेसिकली उसमें फर्क इतना सा ही होता है कि कंपोनेंट में क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं, एक ये चीज करनी है, दूसरी ये करनी है, तीसरी ये करनी है, और प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस या रूल्स के मुताबिक आपको चलना है। मैम ये जो ऑडिट है इसका ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अप्रेजल के पेपर हमें दे देते हैं कि ये पढ़ो। डेफिनेटली, देखो अप्रेजल का तो यही मतलब है ना, जैसे अप्रेजल में फर्ज किया ऑडिट का मैम, ऑडिट का इंफॉर्मेशन लीफलेट आपको दिया जाता है किसी भी चीज के बारे में, तो कहा जाता है इसको अप्रेज करें, या कुछ रिजल्ट्स आपको दे दिए जाते हैं, इसको अप्रेज करें। अप्रेज होता है कि आपने उसको रिव्यू करना है, आपने उसके बारे में कुछ आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है ना। अप्रेजल इसमें सिर्फ इस हद तक होगा ऑडिट में कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फर्ज किया आपसे, आपने जैसे आपका पोस्टमार्टम का वो था, केयर का था, अब उसमें डेटा प्रोवाइड होता है या नहीं होता, हो सकता है आपसे सिर्फ यही सवाल पूछा जाए कि इसमें आप इसका ऑडिट करें, ठीक है ना, या इसमें ऑडिट जो ऑडिट डिजाइन करना है तो मैडम फिर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें खुद ही आइडेंटिफाई करने होंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली, जैसे नहीं, हमें अगर वो है ना, ये इसमें जैसे आपका पोस्टमार्टम का है तो आप ये पूछें कि क्या ये ऑडिट जो है एम आई सपोज टू डिजाइन एन ऑडिट फॉर द पोस्ट डिलीवरी पेशेंट और पोस्ट सेक्शन पेशेंट और बोथ ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आप कुछ फीचर्स हैं उस ऑडिट से रिलेटेड, ये आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो उनके साथ डिस्कस करके, जो एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा उसके साथ डिस्कस करके आप ये पूछ सकते हैं। और सपोजिटली वो कहते हैं कि नहीं, बोथ ऑफ ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन दैट ऑडिट, तो फिर तो उसमें एक ओपन एंडेड चीज होगी ना, इसका मतलब है कि ना तो प्रॉब्लम स्पेसिफाई है ना ग्रुप स्पेसिफाइड है, तो फिर उसमें आपने हर चीज ही पूछनी है, फिर तो आपने हर चीज को इसमें इंक्लूड करना है, जो कि एक बड़ा लंबा ऑडिट वैसे हो जाता है। लेकिन एनीवे उसमें चूंकि एक शॉर्ट टाइम में 12 मिनट के टाइम में आप एक लिमिटेड चीजें ही बोल सकते हो, तो उस पे एडहेयर योरसेल्फ टू द बेसिक कंपोनेंट्स या स्टेजेस ऑफ जो होती हैं इसकी ऑडिट की, आपने उस तक अपने आप को एडहेयर रखना है, यानी आप उस तक ही जो है वो आप अपने आप को एडहेयर करोगे,
कि ये जो तो फिर हम लोग सिर्फ कंपोनेंट्स बताएंगे ना उसमें मैम, फिर हाँ, हम बस उसके उसमें standard इसी guidelines, इसमें protocols के बेहतर है इस कि टॉपिक के ये प्रोटोकॉल्स हैं। और ठीक है, मैम अगर ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो मैम फिर हम उसके जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वो है एनालिसिस के बाद इम्प्लीमेंटेशन है, वो किस चीज की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? कोई देखो सिनेरियो उसमें होता है मैडम? फिर उसमें जो है वो आप जनरल होता है ना कि आपने जनरली जो आपके पोस्टमार्टम या देखो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के वार्ड्स अलग होते हैं, पोस्ट नेटल केसेस के वार्ड अलग होते हैं उनकी, इसलिए कि उनका लेवल ऑफ केयर फर्क होता है। तो आप लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको एक ऐसा एक रैंडमली बस इस तरह का एक नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें फिर आपने उसको इसी तरह से करना है कि उसमें आप जो है वो उसमें जनरली बेसिस पे बस बता दोगे, जनरली बता दोगे कि टू इम्प्रूव द केयर ऑफ द पोस्ट नेटल पेशेंट्स हमारी रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए, गाइडलाइन हमने उनको हमने डाइट के बारे में, मोबिलाइजेशन के बारे में, मतलब पहले आप डिलीवरी वाले पेशेंट से कर लोगे कि जो पोस्ट नेटल केसेस हैं उनमें चूंकि कॉम्प्लिकेशन जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होती हैं, बट रिस्क ऑफ पीपीएच इज ऑलवेज देयर। तो इस वजह से उसमें हमने पेशेंट को रिकवरी में रखना है फॉर 2 आवर्स एंड देन वी विल शिफ्ट टू द इंडिविजुअल केयर व्हाटएवर। और फिर उसके अलावा उसमें बल्कि स्टार्ट ही आप इसके एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से करो कि वो एडिक्वेट होनी चाहिए। उसके अलावा फिर हमने रूटीन की चेकिंग जो है जेनिटल वो ट्रैक लेसिरेशन, वो फिर हमने उसकी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को चेक करना है। रिकवरी में हमने इस वक्त ये सारी चीजें हमारे प्रोटोकॉल्स में होती हैं, यानी जो आपके डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उसमें होता है कि आपने पेशेंट को कितनी देर रिकवरी में रखना है और उसके बाद शिफ्ट करना है। एंड वंस इन द वार्ड तो पेशेंट जो है वो उसमें शी हैज टू टेक केयर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग एंड शी हैज टू पास यूरिन, नहीं होगा तो फिर इतनी देर बाद इतनी देर में नहीं, फिर आप उसको कहोगे कि जो है वो बताए, डॉक्टर ऑन ड्यूटी को बताए। पेशेंट ने ब्रेस्ट फीडिंग राइट अवे शुरू कर देनी है, और उसके अलावा डाइट के बारे में और उसकी एंटीबायोटिक्स के बारे में, केयर ऑफ द एपिजोटमी के बारे में और उसकी मोबिलाइजेशन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। और जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं उसमें तो कुछ एडिशनल चीजें होती हैं कि उसमें वोंड केयर शामिल हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन रेट के ज्यादा चांसेस होते हैं, इमोबिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें कैथेटराइजेशन के चांसेस होते हैं विच इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उन चीजों से सारी रिलेटेड मॉनिटरिंग, और जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन या ओबेसिटी या कोई लंबी सर्जरी, इन चीजों के रिस्क होते हैं तो वहां पे फिर थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की भी चीज आ जाती है। So for both group of the patients, your recommendations will be different, but in a general question, you have to cover both. मैम हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑडिट का। मैम थैंक यू सो मच। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप डायनामिक्स पे इसी तरह हमें, मतलब हम पढ़ के तो आएंगे लेकिन आप थोड़ा सा ग्राफ की इंटरप्रिटेशन अगर बता दें, क्योंकि मैं मोस्टली मैम यूरोडायनामिक्स की ग्राफ की इंटरप्रिटेशन, आवाज आ रही है मेरे पे? जी जी आ रही है। यूरोडायनामिक के ग्राफ की? जी जी मैडम, उसके ग्राफ की अगर इंटरप्रिटेशन आप बता दें। पढ़ते तो हैं लेकिन मैम उसको इंटरप्रेट करना कि डिफरेंट पैथोलॉजी के साथ कैसे होगा, तो मैम चलो ठीक है, हाँ वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन इस पे शो कैसे होगा फिर? मैडम ये स्क्रीन शेयर हो जाती है जब आप, चलो ठीक है, आई विल ट्राई इट। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी गुड इन आईटी, मतलब मुझे कंप्यूटर का ये मैम इमरान भाई को हम कह देंगे। नहीं नहीं ठीक है, वो कर लेंगे वो, ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट, ठीक है? थैंक यू सो मच मैडम। मैम एक और भी प्लीज स्टेशन करा दें रिसर्च आर्टिकल की। नहीं, इसमें एक चीज जो आपके ऑडिट से रिलेटेड जो मेरा ख्याल है आप लोगों को बताने वाली है, पहले हम एक टॉपिक को कर लें, वो है जब व्हेन यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सिनेरियो और उसमें पेशेंट के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कोई पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट की कोई इंजरी हो गई या इसमें कोई भी ऐसा इवेंट, मतलब दैट कैन बी मॉर्बिडिटी, दैट कैन बी मोर्टेलिटी, तो उसमें आपको कहा जाता है कि इस पेशेंट का ऑडिट करें, क्लिनिकल ऑडिट करें। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आर यू ऑल वेल ट्रेन्ड इन दैट, या इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें? यस मैम, ये पहले टॉपिक डिस्कस होना चाहिए मैम, जो क्लिनिकल गवर्नेंस है कि हमने उसमें क्या क्या चीजें देखनी है और किसको लेकर। बेसिकली जो ऑडिट होता है वो क्लिनिकल गवर्नेंस का, क्लिनिकल गवर्नेंस मीन जो होती है हम
पेशेंट की जो हेल्थ केयर होती है उसको इम्प्रूवमेंट करने की जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्लिनिकल गवर्नेंस में आती हैं, एंड क्लिनिकल ऑडिट इज वन ऑफ दीज। तो क्योंकि इसमें भी मकसद ये होता है कि हम अपनी डेफिशिएंसीज को, हम अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर आइंदा उसको होने से बचाएं। इसलिए जो ये बेसिकली सिंगल इवेंट ऑडिट कहलाता है। तो सिंगल इवेंट ऑडिट का जो मकसद होता है, अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस तो सबको ही होगा, क्योंकि जाहिर कोई भी ऑब्स्टेट्रिक या गायनी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पे कॉम्प्लिकेशन ना होती हो, दैट इज इनएविटेबल। मोस्ट ऑफ द केसेस इनएविटेबल ही होती है, अनअवॉइडेबल ही होती है। लेकिन उन अनअवॉइडेबल चीजों को का भी जो, वो तो हमें ऑडिट पे पता चलता है कि ये अनअवॉइडेबल है, सिर्फ हमारे कहने से नहीं हो जाता, ना हम इसको कहने ये कह के तो जान छुड़ा सकते हैं कि ये अनअवॉइडेबल था। बेसिकली वी हैव टू प्रूव इट कि ये अनअवॉइडेबल था, और उसको प्रूव करने के लिए आप जो है वो पूरा डिसेक्ट करते हो उन इवेंट्स को फ्रॉम जीरो लेवल टिल द एंड। आप उसको डिसेक्ट करते हो स्टेप बाय स्टेप, स्टेज टू स्टेज। और उसमें आपने सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आता है, इंक्वायरी करें इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई, या इंक्वायरी करें इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उस सूरत में सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये इस पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन क्या थी, क्लिनिकल सिचुएशन क्या थी। फिर व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसमें जो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो हमने इसको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस किए या ना किए। जैसे ये ऐसा ही है कि एक पेशेंट हमारे पास आता है ब्लीडिंग के साथ, और उसमें जो ब्लीडिंग के साथ, जैसे सपोज एक पीपीएच के साथ पेशेंट आ जाता है, अब पोस्टमार्टम हेमरेज का जो पेशेंट आता है, या इवन एक्लेम्शिया को अगर आप ले लें, तो सबसे पहले हमने क्या चीज करनी है, क्या वो हमने की, उसके बाद क्या चीज करनी है, क्या हमने वो की। तो ये होता है जो हमने रिव्यू किया उसके पेशेंट के पेपर्स को फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, what happened and why, what happened and why, यानी what happened का तो पता चलेगा तब जब हमने उनके पेपर्स को शुरू से लेके आखिर तक, उसका जब वो पेशेंट एडमिट हुई, कितने बजे एडमिट हुई, उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी, फिर उस वक्त हमने उस पर क्या एक्ट किया, उसके बाद आधे घंटे बाद क्या हुआ, उसके आधे घंटे, यानी ये समझो कि ये स्टेज वाइज डिसेक्शन ऑफ द इवेंट्स होती है। ऐसा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में नहीं होता। इसमें एक सिंगल इवेंट को हम बहुत कंप्लीटली एनालाइज करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, फ्रॉम पेज टू पेज, पेशेंट के पेपर्स पे। यही वजह है कि एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन पे पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में स्ट्रेस किया जाता है। आप पेशेंट को एक ऑर्डर भी दें, वर्बल ऑर्डर है, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपने पेशेंट को पेनाडोल की गोली भी दी है, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपका बाज़ दफा आपके जूनियर्स इसमें बहुत अलर्ट नहीं होते, सो यू हैव टू डबल चेक क्या जो आपने ऑर्डर दिया वो एज इट इज डॉक्यूमेंट हुआ या ना हुआ। बाज़ दफा आप फोन पे भी ऑर्डर दे रहे हो, तो इसलिए जो है वो उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद ये कि व्हाई इट हैपेंड, हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से ये हुआ। पेशेंट आपके पास एक टॉपिक के साथ आई, उसमें वो शॉक में थी, आपने ब्लड लगाया या उसको फ्लूइड दिए, उसका शॉक ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो गया, सर्जरी में डिले हो गया बिकॉज एनेस्थेटिस्ट इज नॉट अवेलेबल और द पेशेंट्स ब्लड इज नॉट अरेंज्ड। बहुत हो सकती हैं। आपके ख्याल में एक पेशेंट जो रप्चर्ड एक्टोपिक के साथ आया, क्लिनिकली रप्चर्ड एक्टोपिक, कंफर्म्ड ऑन अल्ट्रासाउंड एंड इनिशियली corrected by giving the volume plasma, वो वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो होते हैं या ब्लड लगाने से, तो क्या हम उसको डिले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज स्टिल देयर। तो इसमें इसका डिले करना विल बी द रीजन दैट व्हाई, क्योंकि उसके बाद फिर पेशेंट हो सकता है रिवर्सिबल शॉक में चली जाए। तो इस तरह से हमने ये देखना होता है कि हमारे एंड पे क्या गलती हुई या डिपार्टमेंट के एंड पे क्या गलती हुई, कोई ब्लड बैंक की गलती थी, कोई एनेस्थेटिस्ट की गलती थी, हमारे अपने लोअर स्टाफ की गलती थी, या हमारी अपनी गलती थी, क्या हमने डिसीजन मेकिंग में कोई मसला कर दिया या डिसीजन मेकिंग हमारी गलत थी या डिलेड थी। फिर उसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो ये कि हाउ कुड थिंग्स हैव बीन डिफरेंट, यानी हम इसमें क्या, ये बेसिकली कंक्लूजन ड्रॉ करने वाली बात होती है। फिर ये कि इसमें जो थिंग्स हैव बीन डिफरेंट का ये मतलब है कि अगर हम ये करते कि जैसे ही वो
फर्स्ट शॉक, हम इमीडिएटली इसको हम विदाउट वेटिंग फॉर अनदर हाफ एन आवर हम इसको फॉरन सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं वंस द रप्चर्ड एक्टोपिक हैज बीन डायग्नोज्ड। तो वहीं पे हम फौरन इसको जो है वो सर्जरी करते, तो इसमें थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, या हम इसको ब्लड फौरी तौर पे अरेंज करके इसको लगा देते, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। देन वी लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड। हर इंसान अपनी किसी ना किसी गलती से जरूर सीखता है, गलती छुपाने के लिए कभी नहीं होती। ये याद कि मेडिकल प्रोफेशन में गलतियां छुपानी नहीं चाहिए, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मरीज को पहुंचता है, और इसका नुकसान इनडायरेक्टली आपको पहुंचता है कि आपकी लर्निंग फुल स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए बी वेरी ब्रेव टू डिस्कस एंड टू ऑन मिस्टेक्स, क्योंकि जो इंसान अपने मिस्टेक के साथ सीखता है वो फॉर एवर होता है, वो कभी जिंदगी में फिर दोबारा वो गलती नहीं करता। इसीलिए ऑडिट करने वालों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को हैरेस ना करें उस गलती के नतीजे में। उस इंडिविजुअल एरर बहुत कम होती हैं, यानी कि सारी चीजें ठीक हैं, आपकी सिस्टम की सारी चीजें ठीक हैं, फिर भी किसी इंडिविजुअल ने अपनी किसी क्लिनिकल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो गलती कर दी। गॉज अगर अंदर रह जाता है या कुछ ऐसे स्पंजेस अंदर रह जाते हैं, तो वो तो इंडिविजुअल मिस्टेक्स है। इंडिविजुअल मिस्टेक से पहले हमने ये देखना होता है कि क्या एब्डोमेन क्लोजर से पहले उसको रीचेक करने का कोई सिस्टम मौजूद है, स्टाफ के एंड पे जो असिस्ट कर रहा है स्टाफ उसके एंड पे, या बाकी जो ओटीएस हैं उनके एंड पे काउंटिंग होती है क्या स्पंजेस की या नहीं होती। जो उसका पेशेंट के जो बेसिकली जो होता है सारा इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली या स्पंजेस वगैरह की जो ट्रॉली होती है उस पे काउंट पहले से करके रखा जाता है या नहीं रखा जाता। फर्ज किया काउंट अमूमन 10 रखे जाते हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ 9 ही रखे गए या उस दिन 11 रखे गए, तो ये सिस्टम की गलती है, ये उस डॉक्टर की गलती नहीं है। लेकिन अगर बावजूद इसके कि वो काउंट 10 थे, उसके बाद स्टाफ ने काउंट नहीं किए, एब्डोमेन कुछ दिनों बाद पता चला कि ये तो अंदर स्पंज रह गया, मतलब सिम्टम साइन सिम्टम्स ऐसे, और उसके बाद फिर कंफर्म हुआ, तो ये उसमें कुछ मल्टीपल लोगों की गलती हो सकती है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए, इसीलिए जो है इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत कम केसेस में होती है, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट और जरूर होती है उसके साथ। तो उसके बाद फिर ये कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स एंड व्हाट हैज बीन हैपेंड, वो जो सिंगल इवेंट हुआ उससे हमने क्या सीखा। उसके बाद व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, ये वो है जो कि रिकमेंडेशन में आ जाएगा कि बेसिकली जो है वो उसमें हमें क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोई गाइडलाइंस का प्रॉब्लम है, प्रोटोकॉल्स का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप जरूर चेंज करें। फिर जो आप चेंज करें, जो आप सिंगल इवेंट का डिसेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। और इसलिए कि देखो एक इंडिविजुअल ने नहीं सीखना होता, अक्लमंद बंदा वो होता है जो दूसरे की गलती से भी सीख रहा होता है। तो इसलिए जो एक गलती डिपार्टमेंट में हो गई, उस गलती का बाकी भी सबको नोटिफिकेशन होना विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, उसका सबको जो है वो बताना जरूरी होता है कि ये और इस वजह से हुई, अब हमने ये चेंज कर दिया, इसलिए एवरीवन हैज टू बी ऑन बोर्ड अबाउट दैट थिंग कि ये चीजें आइंदा से ना हो। ठीक है, ये उसमें बेसिकली ये लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये सिंगल इवेंट ऑडिट में ये होता है कि व्हाट शुड नॉट हैपन इसमें, और ग्रुप जो एनालिसिस या ऑडिट होता है उसमें इसमें व्हाट शुड बी डन, ग्रुप ऑडिट में व्हाट शुड बी डन, और जो सिंगल इवेंट ऑडिट है वो उसमें ये कि व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट शुड नॉट हैपन। तो ये जो एक प्रॉब्लम हो गया वो आइंदा ना हो। तो इस वजह से दोनों के बेसिक ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एक ही हों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आके इनकी जो है वो थोड़ी सी बाइफर्केशन हो जाती है कि इसमें इन दोनों चीजों का यहाँ पे फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको हो सकता है कभी आए इस तरह कोई सिंगल इवेंट है कि कोई पेशेंट की डेथ होगी किसी भी वजह से, कोई ज्यादा हेमरेज हुआ या कुछ और हुआ, तो उसमें आपने उसको और एक ग्रुप ऑडिट जो है वो उसको कैसे करना होता है, इसलिए इसको जो है वो
आपने टाइम टू टाइम इस तरह से इसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, ये लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस वाली बात आती है। ठीक है, और जब आप ऑडिट करते हैं तो क्या इसमें आप बाकी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं? फर्ज किया कोई इंक्वायरी है, उसमें कोई दूसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए? नो मैम। यस मैम, करना चाहिए, क्योंकि मैम अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एनेस्थेटिस्ट का कोई मैडम डिले है या मैम कोई और उनका इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। ऑडिट मैम करना हमेशा चाहिए। याद रखें, ऑडिट हमेशा याद रखें, चाहे वो ग्रुप ऑडिट है, चाहे वो सिंगल इवेंट ऑडिट है, दैट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड। कोई सर्जिकल एरर हो गया, कोई एनेस्थीसिया का एरर है, या कोई डिले इन सर्जरी है, कुछ हैं जो एक्सक्लूसिवली हमसे ही रिलेटेड है। जैसे कोई अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो तो हमसे ही रिलेटेड है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है वो हमें बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने जो है वो करना होगा। चलें जी, अब कोई एक आध सवाल जो आपने पूछना है वो पूछ लें। मैडम एग्जाम में मुझे जो अभी तक समझ आई है यही है कि दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक ये कि आपके पास ऑडिट का रिजल्ट दे के कहें कि इंटरप्रेट करें एंड व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस। मैडम ये तो इजी लगता है, लेकिन अभी जैसे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, सॉरी न्यू मैटरनल पोस्टपार्टम हेल्थ आप कैसे बेटर कर सकते हो? पोस्टपार्टम केयर के बारे में था ना, पोस्टपार्टम केयर का। वही मैं कह रही हूँ कि ये बेसिकली अब इसमें मैडम इसमें एक जो कंपोनेंट है ऑडिट का, सेट द स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड हम कैसे सेट करेंगे? या मैटरनल डेथ के ऊपर आ जाता है, और जो हमारे देखो जहाँ मतलब वही है ना, देखो मैटरनल डेथ कैसे सेट करेंगे, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है। कम्युनिटी में जो मैटरनल डेथ होती है वो तो एक ग्रुप ऑडिट ही है ना, तो उसमें जो ग्रुप ऑडिट है, जैसे मैटरनल डेथ की आप बात कर रही हैं, उसमें भी हमारा उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैटरनल डेथ की तो बहुत सारी रीजंस हैं, ऑब्स्टेट्रिक रीजंस है, नॉन ऑब्स्टेट्रिक रीजंस है। उसमें हमारे जो अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं, अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या हैं? हेमरेज है, हाइपरटेंशन है, सेप्सिस है, जिसमें सारा एबॉर्शन वगैरह ये सब चीजें हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर वगैरह, ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो हैं, फिर हमने इस पे फोकस करना होगा कि हम अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट जगहों का, अब ये जो इन डेटा एनालिसिस होता है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी वगैरह का भी होता है, उसमें डिफरेंट जगहों से डेटा लिया जाता है, फिर डेटा को मजीद एनालाइज किया जाता है कि इस सेटअप में मैटरनल डेथ्स इतनी हुई। अब ये जो WHO का डेटा होता है, ये बेसिकली फील्ड वर्क में वो कलेक्ट करते हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटा। ये और दूसरी चीज ये कि ये जो डेटा कलेक्शन का जो एरर बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में भी पाया जाता है और डिफरेंट सेटअप्स में भी पाया जाता है, वो है अंडर रिपोर्टिंग एंड अंडर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं आती। यही वजह है कि प्रोस्पेक्टिव डेटा हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है, अगरचे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें डिफरेंट जगहों से डेटा इकट्ठा करके फिर आपने ये देखा कि इस सेटअप में ये मैटरनल डेथ्स हुई हैं। मैटरनल डेथ्स के डेटा में मजीद आप जब डिटेल में गए तो पता चला कि इसमें जो डिलेज हैं, जो 3 डिलेज वाली जो बात आती है मैटरनल डेथ्स में, मैटरनल मोर्टेलिटी में, वो कितनों में एप्लीकेबल थे। अब हम भी जो अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह में जो मैटरनल करते थे, उनमें इन सारी चीजों को देखते थे। कौन सा पेशेंट था जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ हुआ, अगरचे वो कंफर्म तो नहीं होता, दैट इज जस्ट एन एज्यूम्ड कॉज ऑफ डेथ कि इस पेशेंट में ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन क्लिनिकल फैक्ट्स, और किस पेशेंट में PPH वजह थी, किस पेशेंट में एक्लैम्सिया वजह थी, किस पेशेंट में उसका डिलेड अराइवल था, किस पेशेंट में उसकी डिलेड डिलीवरी ऑफ केयर थी। ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस में आएंगी। अब जब हमें ये पता होगा कि सपोज हमारे सेटअप में 20 मैटरनल डेथ हुई इन 1 ईयर, उन 20 मैटरनल डेथ में हमने ये देखा कि ज्यादातर रीजन जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज से हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड फिर हम उसी सारे सेट पे जाएंगे कि फिर हमने उनके पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड हमने जो फैक्टर्स होते हैं फिर उनको एनालाइज करना है कि ये बेसिकली फिर वही स्टेप टू स्टेप डिसेक्शन ऑफ इवेंट्स वाली बात हो जाएगी
कि हर केस को उसके अपने ऑन पे फिर हमने, और ये सिर्फ आप इसमें इसके ये बेसिक कंपोनेंट्स ही लिखोगे कि मैंने पहले ये किया, डेटा मैंने डिफरेंट सेटअप से किया, फिर मैं उसमें टर्नल डेथ की डिफरेंट रीजंस को मैंने एनालाइज किया, उन डिफरेंट रीजंस में जो मुझे सबसे कॉमन रीजन लगी, अब कुछ हैं जो अनअवॉइडेबल फैक्टर्स है, पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, कार्डियोमायोपैथी है, ड्यूरिंग जो है वो बर्थिंग प्रोसेस शी डाइड, लेकिन पीपीएच तो एक अवॉइडेबल फैक्टर है, हाइपरटेंशन एक अवॉइडेबल फैक्टर है, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। पीपीएच से बचने के लिए सबसे पहले तो प्रिवेंटिव केयर आ जाती है कि पेशेंट की ऑप्टिमम हीमोग्लोबिन हर वक्त होनी चाहिए, एंटीनेटल केयर इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी जो बेसिकली जो होम डिलीवरीज हैं वो लो रिस्क पेशेंट की, हाई रिस्क पेशेंट हमेशा हॉस्पिटल में आनी चाहिए, और उसके लिए इवन लो रिस्क जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स, नॉट बाय द दाइज, एंड दाइज को हम बिल्कुल बाईपास नहीं कर सकते कि वो वेल ट्रेन्ड हो इन ऑल दीज थिंग्स, एंड दे शुड हैव द सेंस ऑफ रेफरल इन केस एनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स। तो क्या ये सारी चीजें मौजूद हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है तो हमें रूट कॉज एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब ये है कि उनके इवन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट्स तक हमें जाना पड़ेगा। हमारी एंटीनेटल केयर बहुत बुरी है, हमारी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के साथ जो यानी जो बेसिकली सुपरवाइज्ड बर्थ्स होती हैं वो कम है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें मैनेज करने की जरूरत है। पेशेंट की जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, that is why it leads to anemia and more predisposition to be complicated, to have a complication due to antepartum hemorrhage या postpartum hemorrhage। और उसके बाद फिर जो हमारा जो सेक्शन रेट है अनलकीली दैट इज क्वाइट हाई। सेक्शन रेट हाई होना इज मीन्स अ लॉट। इसका जो असर है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वन टाइम आपने सेक्शन कर दिया, इसका जो है वो असर ये भी होता है कि आप इसके बाद मरीज हो सकता है अगली ट्रायल घर पे या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सेक्शन हो जाता है और उसके बाद रप्चर हो जाएगा। इवन पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कि 2-2, 3-3 सेक्शंस के बाद भी घरों पे ट्रायल होती है, तो वो भी उसका एक इफेक्ट होता है और उससे रिलेटेड मैटरनल मोर्टेलिटी वो है। सो देयर आर 101 रीजंस बिहाइंड इट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी की अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल रीजंस पे जाएं, उनको आइडेंटिफाई करें, डेटा एनालिसिस करें, उनको रेक्टिफाई करें इन कम्युनिटी एंड इन हॉस्पिटल्स। ठीक मैडम, जो आप इसका जो है वो डेटा ऑडिट आप करेंगे। ऑडिट का मतलब ये कि आपने ये देखना है कि ये क्यों हो रहा है और आपने इसको सही कैसे करना है। ऑडिट का अल्फाज में मतलब यही है कि ये चीज क्यों हो रही है एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से हट के, और आप इसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की लाइन पे कैसे लेके आएंगे, और फिर आप कुछ अरसे बाद रिव्यू करना है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहा। तो ये इसकी जो जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन है वो यही हो सकती है। हाँ जी मैम, ये जो कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज होती हैं ये भी ऑडिट का ही पार्ट होती हैं या ये अलग से? बिल्कुल, दिस इज बेसिकली वन। अब ये ऑडिट कहाँ से निकले थे? ये ऑडिट यूके से ही निकले थे, यूके में ही पहले शुरू किए, और ये कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी वहां पे इससे भी पहले की चल रही थी। तो कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी यही होती है कि आप ये ऑडिट करके फिर उसमें रीजन आइडेंटिफाई करते हो कि इतने पेशेंट्स में ये हुआ। ये इंक्वायरीज जो हैं ये बेसिकली वही चीज है, क्लिनिकल ऑडिट ही है। ठीक है मैम, किसी भी ऑडिट को रन करने के लिए मतलब वार्ड में या किसी हॉस्पिटल में एक प्री सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए ना, फिर ही हम ऑडिट को रन कर सकते हैं ना? बिल्कुल, मतलब होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे ज्यादातर जो हैं सेटअप्स जो हैं उनमें प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने पीपीएच की सूरत में क्या करना है, आपने मैटरनल एनीमिया की सूरत में क्या करना है। इवन वार्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, पेशेंट की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज केयर कैसे होनी चाहिए, क्या हो जाए, एक्लेम्शिया हो तो आपने क्या करना है। पूरा वो बना हुआ होता है, एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ होता है कि ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये सारा कुछ होता है। तो लेकिन ये वही बात है ना कि उसको पढ़ना और उसके मुताबिक चलना, और उसका मकसद क्या होता है वो ये कि आपके प्रोफेसर से लेके आपके हाउस ऑफिसर तक सब एक लाइन पे चलें। अलबत्ता बाज दफा चीजें आउट ऑफ स्कोप ऑफ दैट गाइडलाइन हो जाती हैं, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं,
वहां पे फिर आप डिस्कशन करते हो, वहां पे आप अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करते हो, वहां पे आप अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लेते हो, एंड अगेन दैट एडवाइस एंड योर डिसीजन इज बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस मर्जिंग विद द एक्सपीरियंस समटाइम्स। तो लेकिन यह है कि क्योंकि जो एक्सपीरियंस भी होते हैं, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस वही होते हैं जो किसी ना किसी गाइडलाइन पे बेस होते हैं, जो किसी ना किसी एविडेंस के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है मैम, किसी से डेमो करवा दे अगर किसी को आता है तो एक डेमो करके दिखा दे कुछ। अब बेटा 11:15 बजे डेमो का तो टाइम नहीं है ना मैम। बस ये बता दें कि स्टैंडर्ड हम किसको रखेंगे, गाइडलाइंस को? गाइडलाइंस को। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज योर गाइडलाइन। आपकी जो की भी बनी हुई होती है या जो आपने क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जो रिलेटेड बात करनी है, रेफरेंस दे दें कि आरसीओजी गाइडलाइंस का। और हाँ आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो कि एज रिकमेंडेड बाय आरसीओजी गाइडलाइन फलानी फलानी, या अगर नहीं भी याद तो गाइडलाइन रिलेटेड विद दिस टॉपिक। मैडम मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप रिसर्च आर्टिकल जी हाँ उनकी आवाज। चलें ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे हम स्टॉप करें। थैंक यू मैम। मैम आपने यही सिखाया ना कि हमें क्लिनिकल गवर्नेंस में सिंगल इवेंट को डिसाइड करना होता है, लेकिन मैम कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी में भी तो सिंगल इवेंट को डिसाइड करना होता है ना उसमें। और ज्यादातर तो मैम इनमें दोनों फर्ज किया मोर्टेलिटीज हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी है कि 5 मैटरनल डेथ हुई, 6 मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर 1 ये कॉज आइडेंटिफाइड, मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर 2 ये कॉज आइडेंटिफाइड। तो वो उसमें एक सम अप होता है, उसका जो रिजल्ट्स का वो सम अप करके कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी का नाम दे दिया जाता है। तो वो बेसिकली होती सिंगल इवेंट डिसेक्शन ही है, लेकिन वो एक समरी की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में प्रेजेंट की जाती है। ठीक है मैम, ये ज्यादातर मोर्टेलिटी रिलेटेड होती है, वो मॉर्बिडिटी ज्यादातर मोर्टेलिटी रिलेटेड ही होती है। और ऑडिट जो होता है वो दूसरी चीजों में ज्यादा। हाँ जी, वो किसी भी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी से रिलेटेड हो सकता है। ऑडिट में जरूरी नहीं होता कि पेशेंट की डेथ ही हो, उसमें ऑडिट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है या कोई पेशेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम फिर स्टॉप करें। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।